नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। चुनाव नतीजों के बाद से जारी हिंसा के बीच बीजेपी चीफ जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। कोलकाता में एयरपोर्ट पर उतरते ही जेपी नड्डा ने टीएमसी को हिंसा पर चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई के लिए तैयार है। जेपी नड्डा ने कहा, वैचारिक लड़ाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। टीएमसी की गतिविधियां असहिष्णुता से भरी हुई हैं। उसके मुकाबले के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने को तैयार है। मैं अब दक्षिण 24 परगना जाऊंगा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलूंगा जिनकी हिंसा में जान गई है। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय और भूपेंद्र यादव भी बंगाल पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो हुआ है उन घटनाओं से हम चिंतित है और सदमे में है। मैंने ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के दौरान ही सुनी थी। आजाद भारत में चुनाव नतीजे के बाद हमने कभी इस तरह की हिंसा नहीं देखी। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात कर चिंता जताई। यही नहीं, बीजेपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल कर हिंसा की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की है। जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली है वो हमें हतप्रभ करती है, चिंता में डालती है, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट दिस आइडियोलॉजिकल बैटल and the activities of TMC, which is full of intolerance, and we are ready to fight democratically. प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूं। अभी मैं 24 परगना जाऊंगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है, और संतावना तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनके साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं इस अवस्था में, और निश्चित रूप से उनकी शहादत ज़ाहिर नहीं जाएगी। उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हम आगे लड़कर निर्णायक कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। कंगना ने बंगाल हिंसा पर कई ट्वीट्स किए थे, साथ ही वीडियोस और तस्वीरें शेयर की थी। ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि कंगना अब अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। उन्होंने वहां वीडियो पोस्ट किया है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। कंगना ने पोस्ट किए थे हिंसा के वीडियो। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कंगना इस मामले पर लगातार ट्विटर पर पोस्ट कर रही थी। बंगाल हिंसा पर उन्होंने कई वीडियोस, तस्वीरें और पोस्ट किए थे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जीत के बाद वहां से आ रही हिंसा की खबरों के बाद कंगना वहां राष्ट्रपति शासन की मांग उठा रही थी। अब ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। हालांकि कंगना ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है। इसमें वो काफी परेशान दिख रही हैं। हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना बीबीसी वर्ल्ड, टेलीग्राफ,
टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म से कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। इन्हें समझ से क्या क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ, या हिंदू खून इतना सस्ता है, या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीजें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जब वहां पे खून की नदियां बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के बार काउंसिल द्वारा दायर एक जनहित याचिका को अनुमति दी। इस याचिका में पंजीकृत वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोविड-19 सुविधा की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने रॉकलैंड अस्पताल, नई दिल्ली को टेस्ट, स्वच्छता, सफाई और उपरोक्त सुविधा को चालू करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील को अपनी चाबी सौंपने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक खंडपीठ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें सुझाव दिया गया था कि नई दिल्ली के द्वारका में स्थित रॉकलैंड होटल को एक कोविड-19 अस्पताल में बदला जा सकता है और इसका उपयोग एडवोकेट और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधा के रूप में किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण फैसले में झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट प्रथागत कानूनों के तहत तलाक की मांग कर रहे पक्षों को वापस नहीं लौटा सकते। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने कहा, फैमिली कोर्ट ये मानकर गलती की है कि मामला संहिताबद्ध ठोस कानून की अनुपस्थिति में सुनवाई योग्य नहीं है, जैसा कि पक्षों पर लागू होता है। चाहे पक्ष तर्क रखने और उनके बीच तलाक को नियंत्रित करने वाली परंपरा को साबित करने में सक्षम है। ये निर्णय दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद योग्यता के आधार पर लिया जाएगा। न्यायालय ने जोर दिया कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 धर्मनिरपेक्ष कानून है और ये सभी धर्मों पर लागू होता है। इसकी धारा 7 पारिवारिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित है और प्रावधान का उपखंड 1A उन्हें किसी भी जिला न्यायालय द्वारा विवाह, तलाक आदि से संबंधित कार्यवाही या मुकदमे में प्रयुक्त अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। इस प्रकार कोर्ट ने ये माना कि कोई भी मिसाल नहीं है जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य को फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7 में उल्लिखित मामलों में संबंधित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही के संबंध में फैमिली कोर्ट या दरवाजा खटखटाने से रोके। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार 3 मई को कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दरमियान अधिवक्ता कार्यालयों में कार्यरत जूनियर सहयोगी वकीलों और नियमित रूप से कार्यरत क्लर्कों की आवाजाही के संबंध में एक याचिका का निस्तारण किया। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने सरकार की प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद आदेश दिया कि संबंधित वकील, उनके सहयोगी वकील और क्लर्क बार एसोसिएशन के माध्यम से अपने कार्यालय जाने के लिए निर्दिष्ट मार्गों पर आवश्यक पास के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण कोरोना वायरस के कारण हो रही मौत और तेजी से बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर IPL 2021 को रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी। याचिका में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को कोविड-19 महामारी के बीच IPL आयोजित करने और कुप्रबंधन और लापरवाही के लिए 1000 करोड़ रुपए के रूप में दंडित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही याचिका में इन रुपयों का उपयोग लोगों के उपचार के लिए दवाओं और चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता वकील ने आज की सुनवाई के दौरान जनहित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि आईपीएल के सभी पेंडिंग मैच मुंबई में ही होंगे। बाद में दिन में रिपोर्ट आई कि कुछ खिलाड़ियों को कोविड-19 संक्रमण होने के कारण बीसीसीआई ने अनिश्चित काल तक के लिए आईपीएल को सस्पेंड करने का फैसला किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल के मद्देनजर एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे गर्मियों की छुट्टियों को समय पहले घोषित करने और अंडर ट्रायल कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया। पत्र में ये भी अनुरोध किया गया है एसीजे 10 साल तक की सजा के मामले में जेल जाने वाले सभी अपराधियों को कम से कम 8 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे। पत्र में कहा गया है, हमारे हाईकोर्ट और जिला न्यायालय पर लंबित जमानत के मामलों का भारी दबाव है। यहाँ तक कि इस पीड़ाजनक समय में भी मानव स्वतंत्रता और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के मुद्दे को देखते हुए संबोधित करने की आवश्यकता है। पत्र में ये भी कहा गया है कि यदि निश्चित अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप न केवल उपक्रमों बल्कि कई न्यायिक कर्मचारियों को बचाने के लिए मानव जीवन को भी बचाना होगा, जो वर्तमान समय में कोविड-19 के खिलाफ योद्धा भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन के दौरान छात्रों द्वारा स्कूल गतिविधियों और सुविधाओं का उपयोग नहीं करने पर भी फीस की मांग करना मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण है। कोर्ट ने इस तथ्य ध्यान दिया कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गई हैं। इसे देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोर्ट ने आगे कहा कि हम ये मानते हैं कि स्कूल प्रबंधन की स्कूल द्वारा निर्धारित वार्षिक स्कूल फीस का लगभग 15% बचत हुई होगी, इसलिए गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की फीस में 15% कटौती करने का आदेश दिया गया है। शैक्षणिक संस्थान शिक्षा प्रदान करने और चैरिटेबल का काम कर रहे हैं, उन्हें स्वेच्छा से और लगातार फीस कम करनी चाहिए। कोर्ट ने इस संबंध में टीएमए पाई, पीए इनामदार और अन्य मामलों में सुनाए गए फैसले को देखते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस उनकी सेवाओं के लिए अनिवार्य होनी चाहिए और वे मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण में लिप्त नहीं हो सकते। न्यायालय ने कहा कि एक निजी संस्थान को अपनी स्वयं की फीस तय करने की स्वायत्तता तब तक है जब तक उसका परिणाम मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण नहीं होता है, और इस हद तक राज्य के पास नियम लागू करने की शक्ति है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।